नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे युद्ध के पूर्व रूस। युद्ध के पूर्व रूस की क्या स्थिति थी। तो 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। यूरोप और एशिया के कई भागों में इसके साम्राज्य स्थापित थे, यानी ये कई देशों को अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। ये इसका साम्राज्य था। तो रूस एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। इन क्षेत्रों में अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते थे और रूस जो है इन पर शासन करता था। इन पर रूसी शासकों की हुकूमत चलती थी। इस साम्राज्य में सत्ता जो है ये अभिजात्य वर्ग के हाथ में थी। यानी इस समय सत्ता का प्रमुख था, शासक था वहाँ का राजा जार निकोलस द्वितीय। लेकिन सत्ता जो है अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य मतलब जो संपन्न वर्ग थे आर्थिक रूप से या जो दिमागी रूप से स्वाभाविक ही संपन्न रहेंगे ही, जो इनके सम्राट के इसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे, उसके साथ रहकर काम करते थे, कि अभिजात्य वर्ग कहलाते थे। तो जो सत्ता है वो अभिजात्य वर्ग के हाथों में ही थी। जार निकोलस और अभिजात्य वर्ग मिल करके शासन सत्ता संभालते थे। अब यहाँ जो भूस्वामी हैं इनकी स्थिति क्या थी, भूमि की स्थिति क्या थी। तो रूस में जितने भी भूमि हैं उन पर अधिकांश कब्जा या अधिकार इन्हीं भूस्वामी या अभिजात्य वर्ग का था। यानी जो खेती किसानी करने योग्य ज़मीन है इस पर इन्हीं अभिजात्य वर्ग का ही हाथ था या उसके नियंत्रण में था। किसान उसके अंदर काम करते थे। उनको अर्धदास, जिनको सर्फ कहा गया था रूसी भाषा में, अर्धदास के रूप में काम करते थे। अर्धदास इसलिए क्योंकि जब तक जो भूस्वामी है वो ये ना कह दे किसी किसान को कि ठीक है मैं अनुमति देता हूँ, तुम दूसरे के खेत में भी काम कर सकते हो, भूमि में काम कर सकते हो। तो जब तक भूस्वामी अनुमति नहीं देता कोई भी किसान जो उसके अंदर काम करता था वो दूसरे के भूमि में जा कर के काम नहीं कर पाता था, नहीं सकता था। तो इसी को अर्धदास कहा गया। एक तरह से गुलाम बन करके रह गए थे। मान लीजिए कभी ये भूस्वामी अपनी संपत्ति को बेचते थे, अपनी भूमि को बेचते थे, तो इसमें ये व्यवस्था थी कि जब ये भूमि को बेचते थे तो उनके साथ साथ वो जिसको दास बनाकर रखे थे, सर्फ बनाकर के रखे थे, इनको भी हस्तांतरित कर दिया जाता था जो ज़मीन खरीदता था उसके पास। यानी जो किसान वहाँ काम करते थे पहले भूस्वामी के अंदर में काम करते थे, ज़मीन दूसरा खरीद लिया, दूसरे के अंदर में काम करने लग गए। कुल मिला के किसानों की स्थिति नहीं बदली, भले ही उनका मालिक बदल गया। तो जार निकोलस द्वितीय एक भूमि सुधार कानून लागू करता है। क्या भूमि सुधार कानून लागू करता है? तो इसमें ये कहता है कि ज़मीन भूस्वामी के पास ही रहेगी, लेकिन किसान चाहे तो उस पर अपना फसल तैयार कर सकते हैं और ये फसल वो उनसे किराया लेकर कर सकते हैं। ये किराया ऊंचे दरों पर होता था, इस प्रकार किसान उसको किराया लेने में समर्थ नहीं था। फिर एक और व्यवस्था किया जिसमें कुछ ज़मीन को, जो आमतौर पर अच्छा नहीं था, उपज नहीं होता था, घटिया किस्म का था, इसको किसानों को दे दिया। लेकिन उसके एवज में किसानों को ये कहा गया कि आप किस्तों में ये रकम को चुकाएंगे। यानी भले ही जार जो है ये गारंटी लेता है कि ठीक है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि किसान जो है इसकी रकम जो है भूस्वामियों को चुकाएंगे। अब इसमें ये होता था कि यदि ये नियम था कि यदि किसान जो भूस्वामी है इसकी रकम को नहीं चुका पाएंगे तो इनको वो जगह को छोड़कर
तब तक नहीं जाना है जब तक वो उसकी रकम को नहीं चुका पाएंगे। रकम इतनी बड़ी होती थी कि किसान वो रकम चुकाने में असमर्थ होता था। उसकी कई पीढ़ी इस रकम को चुकाने में बर्बाद हो गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं किसानों के समक्ष भुखमरी बेरोजगारी की समस्या आ गई। किसान यहाँ तो कानूनी रूप से आज़ाद हुए। कानूनी मतलब जिस खेत पर, जिस भूमि पर पहले मालिक दूसरे का था, वो किसान तो बन गए, लेकिन बदले में उनको अभी भी आर्थिक रूप से उनको चुकाना पड़ता, अर्थ चुकाना पड़ता था, जिसको चुका पाने में असमर्थ थे। तो कानूनी रूप से आज़ाद हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से अब भी ये गुलाम बने रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ बेरोजगारी होने लगी, लोग भूखमरी से मरने लगे और किसान के पास ये व्यवस्था नहीं थी कि वो अपनी बात अपने शासक से कह सके, क्योंकि रूस में ये व्यवस्था थी कोई भी नागरिक अपने शासक के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, अपनी बात को पहुंचा नहीं सकता है। तो किसान मन मार करके यहाँ पर रह गए। अब किसान के समक्ष इनकी हालत जो है बहुत बिगड़ने लगी। तब किसान रोजगार की तलाश में, आजीविका की तलाश में शहरों की ओर रुख करने लगे। शहर में उद्योग धंधे थे, उनको फैक्ट्री में काम मिल जाता, इसलिए किसान शहरों की ओर रुख करने लगे और कुछ किसान सेना में भर्ती हो गए। तो किसान पहला जो है एक पीड़ित वर्ग था। ये किसान उद्योग में जाता है, वहाँ भी वो पीड़ित होता है, सेना में जाता है, वहाँ पर भी उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो रूस में जो क्रांति हुई उसके कारण ये किसान, सैनिक और मजदूर, ये तीनों थे, इनका आपस में संबंध था। हो सकता है असाइनमेंट में प्रश्न आ जाए, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब हम देखते हैं उद्योग और मजदूर। रूस में अभी तक उद्योग धंधे स्थापित नहीं थे, लेकिन रूसी सरकार अपनी सेना की आवश्यकता के कारण ये आधुनिक हथियार बनाना चाहते थे और रेल मार्ग बनाना चाहते थे। तो आधुनिक हथियार और रेल मार्ग कहाँ बनता? कारखानों में ही बनता। तो इसके लिए इनको कारखाने लगाने की ज़रूरत थी। ब्रिटेन और फ्रांस और रूस में अंतर ये था, ब्रिटेन और फ्रांस जो कारखाना लगाए थे उसमें मध्यम वर्गीय व्यापारी की भी भूमिका थी, लेकिन जो रूस में कारखाना लगा तो यहाँ स्वयं के व्यापारी को की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। सीधा सीधा रूस विदेशी जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित करता है, विदेशी उद्योगपति को अपने यहाँ आमंत्रित करता है और वही आकर के रूस में कारखाने स्थापित करते हैं। तो इसी कारण रूस में कोई मध्यम वर्गीय पूंजीपति वर्ग नहीं पनप सका। या तो सिर्फ गरीब वर्ग हुए, मजदूर वर्ग हुए, किसान वर्ग हुए, या तो फिर सीधा सीधा पूंजीपति या अभिजात्य वर्ग हुए। अब यहाँ जब उद्योग धंधे स्थापित हुए तो रूस में उद्योग धंधे काफ़ी बड़े थे। वहाँ पर एक ही उद्योग धंधे में हजारों की संख्या में व्यक्ति काम करते थे मजदूर के रूप में। चूँकि ये गांव से आए थे, किसान थे, मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। अब हजारों की संख्या में होने के कारण आपस में इनमें बातचीत होती थी तो ये सब बात करते थे। इसके बाद इनका अपना एक संगठन बना, मतलब संगठित होने लगे कुल मिलाकर के मजदूर, क्योंकि सब जानते हैं संगठन में शक्ति होता है, कोई आवाज़ उठाना है तो संगठन के माध्यम से हम उठा सकते हैं। तो मजदूर यहीं पर क्या हुए, संगठित होना प्रारंभ हुए। तो यही उद्योग और मजदूर का गहरा संबंध है। यानी जो मजदूर अभी तक संगठित नहीं थे, इन्हीं उद्योग धंधे के माध्यम से मजदूर जो है संगठित होने लगे। और चूँकि ज़्यादातर मजदूर क्या है, किसान परिवार से थे, तो इनको अपनी समस्या के बारे में जानकारी थी, इसलिए आपस में इनमें आपसी प्रेम बंधा, भाईचारे की स्थापना हुई
और इनका संगठन जो है अच्छा मजबूत हो गया। ये तो उद्योग और मजदूर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1905 में रूस की घटना। तब अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको।